चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगला लेक्चर। और स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के दो स्टेप्स देखे हैं। सबसे पहला स्टेप जो है उसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जहां पे हम एडजस्टमेंट करते हैं रिजर्व का, डिविडेंड का, टैक्स का और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। फिर उसके बाद स्टेप टू जो था उसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स का। तो जो भी हमारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको हम वापस क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। उसमें क्या क्या आता है, तो उसमें आता है डेल, DAIL। D stands for depreciation, A stands for amortization, I stands for interest on borrowings and L stands for loss on sale of non current assets। ठीक है, उसी प्रकार से जो ड्रिप है उसको हम क्या कर देंगे, उसे हम माइनस कर देंगे। तो ड्रिप में क्या आ जाता है, डिविडेंड इनकम आता है, रेंटल इनकम आता है, इंटरेस्ट इनकम आता है और प्रॉफिट आता है ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, अब आते हैं हम स्टेप थ्री, जो कि आखिरी स्टेप है। वो है आपका, आपके जो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज है उनका जो आपके कैश के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है ना, उसमें से जो कैश फ्लो हुआ है या कैश आउटफ्लो हुआ होगा या तो इनफ्लो हुआ होगा, है ना, तो उसे हमें लिखना है। प्रॉफिट वाली कहानी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अब सीधे ये जो आखिरी स्टेप है इसमें फॉर एग्जांपल हमारे डेटर पिछले साल थे 10,000, इस साल हो गए 6,000, मतलब 4,000 रुपये हमको डेटर से मिला है। तो इसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समझ में आ रही बात, मैं रिपीट कर रहा हूँ। हमारे डेटर थे पिछले साल 10,000, इस साल है 6,000, मतलब हमारा जो कैश है उनसे हमको मिला है, तो कैश इनफ्लो हो गया। उसी प्रकार से यदि मान लीजिए कि हमारा डेटर पहले था 10,000, अभी 15,000 हो गया है, तो 5,000 कैश हमारे पास से समझ लीजिए और उनके पास गया है, तो ये क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। ठीक है ना, तो ये देखना है। तो इसके लिए भी एक बड़ा सिंपल सा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जिसमें आपको टाइम भी नहीं लगेगा, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। क्योंकि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के और ये सोच रहे हैं कि हाँ ये कम हो रहा है, ये डेटल ने पैसे दिए हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना, उसमें फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है DAIL। अभी अभी हमने देखा था नहीं देखा था, तो यहाँ पे भी DAIL को ध्यान रखिए, इसको आपको ऐड करना है। पिछले स्टेप टू में भी हम डेल को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, यहाँ पे भी डेल को आप ऐड करेंगे। डेल मतलब क्या, डेल है यहाँ पे डिक्रीज इन एसेट्स। कौन से एसेट्स, करंट एसेट्स की बात कर रहा हूँ। डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी कौन सी बोल रहा हूँ, करंट लायबिलिटी बोल रहा हूँ। यहाँ पे हम जो हमारे करंट एसेट, जो स्टेप थ्री है, वहाँ पे हम हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जो चेंजेस आ रहे हैं उससे जो इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है ना, अभी समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने बोला कि डिक्रीज इन करंट एसेट, मान लीजिए डेटर पिछले साल था 10,000, इस साल हो गया 6,000, मतलब 4,000 रुपये हमको इनफ्लो हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पैसा आ रहा है तो ऐड करना है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि लायबिलिटी थी, पिछले साल लायबिलिटी 15,000, इस साल बढ़ के हो गई है 20,000, तो मतलब 5,000 हमको और वहाँ से कैश मिला है। लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, मतलब हमें और कैश मिला है। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये 5,000 ये भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो डिक्रीज इन एसेट हो चाहे इंक्रीज इन लायबिलिटी हो, उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या, डेल को ऐड करना है। डी स्टैंड फॉर डिक्रीज, ए स्टैंड फॉर एसेट। एसेट कौन से, करंट एसेट, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इसको करेंगे ऐड। और इसका जो ऑपोजिट रहेगा उसको करेंगे लेस। उसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसका जस्ट ऑपोजिट ले लीजिए। लेस में क्या आ जाएगा, ऑपोजिट है आपका, डिक्रीज इन एसेट की जगह इंक्रीज इन एसेट कर दीजिए। डिक्रीज, इंक्रीज इन लायबिलिटी के बजाय डिक्रीज इन लायबिलिटी कर दीजिए। ठीक है, ये आपको लिखना है, डिक्रीज इन कौन से एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं। ठीक है, एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, क्लियर है।
और यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ये आपको लिख लीजिए इसे, ठीक है। ये आपका स्टेप 3 है। और ये स्टेप 3 के बाद आखिरी में हमको क्या करना है, आखिरी में आपने जो टैक्स पे किया है, उससे भी आपका क्या होता है, कैश फ्लो होता है, कैश आउटफ्लो होता है, ठीक है ना। तो उसे लेस करेंगे और यदि आपका रिफंड आया है तो उसे ऐड कर देंगे। आपको ध्यान होगा O1 में हम क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स जितना भी बना है उसे हम क्या कर देते हैं, ये क्योंकि है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो टैक्स हम पे कर रहे हैं ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इनिशियली जो हमने प्रोविजन बनाया था उसे तो हमने वापस ऐड कर दिया और यहाँ पे फिर माइनस करना पड़ेगा। ये प्रोसीजर है, स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, ऐड किया था और यहाँ पे, मगर यहाँ पे टैक्स पेड जो हमने किया है उसे माइनस करेंगे। जरूरी नहीं है कि जो हमने प्रोविजन बनाया वही हमारा टैक्स पेड हो, वो अलग अलग भी हो सकता है, एक भी हो सकता है ना। प्रोविजन के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, उसमें आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए मैं एक सेपरेट मेरे को वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसका अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लिया होगा, तो हम सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको कंप्लीटली कैसे सॉल्व करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से कैसे कैश फ्लो कैलकुलेट करना है, ये मैं आपको करके बता देता हूँ। देखो, ये रहा आपका क्वेश्चन। ये भी आपका TS ग्रेवाल का क्वेश्चन है, आपको बुक में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, पेंसिल उठाएंगे और मार्किंग कर लेंगे, पेंसिल से करना है ना, पेन से नहीं। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप मेरे से पहले आप बोलेंगे कि ये बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L किधर आएगा, O1 O2 O3, हम 3 एक्टिविटीज देख चुके हैं, तो ये आ जाएगा O1 में, ठीक है। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स, ये आपका करंट एसेट है, इसमें जो चेंज होगा वो किधर अपीयर होता है, O3 में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसमें से हम डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे कर सकते हैं, बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 11th में आपने शायद पढ़ा होगा। तो ये पिछले साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, ये इस साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। मतलब इस एक साल में कितना एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन बढ़ गया है, 10,000 से। तो ये 10,000 आपका डेप्रिसिएशन है। किधर आता है ये आता है O2 में, याद होगा है ना, डेल, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट लॉस, है ना। फिर आइए इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज आपका करंट एसेट होता है जो कि O3 में आएगा। किधर आएगा, O3 में, अभी सब समझ में आएगा आपको। आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी करंट लायबिलिटी है, ये भी अपीयर होगा O3 में। गुडविल, अब यहाँ पे गुडविल क्यों दिया है, बेटा गुडविल जब भी आपको दिया है ना, तो आप एक बार देख लिया करो कि पिछले साल गुडविल कितनी थी, इस साल गुडविल कितनी है, ये हमेशा देखा करो। ये देखो, पिछले साल गुडविल थी 38,000, इस साल गुडविल है 30,000। मतलब ये गुडविल जो कम हुई है ना, ये आपका अमोर्टाइजेशन है। क्या है ये, अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन किधर आता है, अमोर्टाइजेशन आता है O2 में। क्लियर है, ठीक है ना। तो इस तरह से जरूरी नहीं है, यहाँ पे देखो आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ऐसे ही दिया हो, यहाँ पे बिल्डिंग भी दे सकते हैं। पिछले साल की बिल्डिंग थी 50,000, इस साल की बिल्डिंग हो गई है 40,000, तो 10,000 हम क्या मानते हैं, डेप्रिसिएशन, ये ऐसे ही माना जाता है, ठीक है ना। क्योंकि कम हुआ है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम क्या मानेंगे कि भाई डेप्रिसिएशन हुआ होगा। उसी प्रकार से गुडविल में भी 38 का 30 हो गया, मतलब ये क्या हुआ है, अमोर्टाइजेशन हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, O2 लिख दिया, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका क्या है, करंट एसेट है, तो इसको भी मैं O3 लिख दे रहा हूँ। ट्रेड पेबल्स क्या है, करंट लायबिलिटी है, इसको भी मैं क्या लिख दूंगा, O3 लिख दूंगा, ठीक है। अभी इसको और अच्छे से डिस्कस करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले आ जाओ, ये तो हो चुका है, अब आ जाओ ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में आप यहाँ पे मैं रफ में लिख दे रहा हूँ, आपको लिखना है डेल। डेल मतलब डिक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लायबिलिटी को क्या करना है, प्लस करना है।
है ना। और इसका ऑपोजिट भी लिख देता हूँ, इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लायबिलिटी, इसको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स, अब देखो ध्यान से देखो, पिछले साल 31 था, इस साल 25,000 है। तो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज हुआ है, और ये है क्या, ये हमारा करंट एसेट है। करंट एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे बेटा, डिक्रीज होगा तो यहाँ लिखा है ना, डिक्रीज इन एसेट को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसी प्रकार से ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स 30,000, सॉरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो ये 10,000 है, तो ये 10,000 ऑब्वियस सी बात है प्लस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आइए इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज 60,000 था, 80,000 हो गया है। इन्वेंट्रीज क्या है, आपका करंट एसेट है। करंट एसेट को क्या करते हैं, हाँ अब ये करंट एसेट को डिपेंड करता है कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो देखिए ये 60 था 80 हो गया है, मतलब इंक्रीज इन एसेट है। इंक्रीज इन एसेट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या हो रही है, देखिए डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन लायबिलिटी। डिक्रीज इन लायबिलिटी किधर दिख रहा है, इधर कि इधर, ये है डिक्रीज इन लायबिलिटी। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी कितना है, 9,000। ये 9,000 हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, लिख दे रहा हूँ, चलो 9,000 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 20,000 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 6,000 लिख दे रहा हूँ मैं, है ना। गुडविल है, गुडविल O2 में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्या करेंगे, इसको प्लस करते हैं, है ना, अमोर्टाइजेशन को, ध्यान है। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, आपका करंट एसेट है। करंट एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। करंट एसेट कम होता है, डिक्रीज इन एसेट को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। कितना, 1,000। ट्रेड पेबल्स आपकी क्या है, करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये करंट लायबिलिटी हो रही है कम, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी को क्या करेंगे, ये आप माइनस कर देंगे। कितना, 6,000। आई बात समझ में, बहुत इत्मीनान से डिटेल में एक एक पॉइंट मैंने कवर किया है। ठीक है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फॉर्मेट बना देता हूँ, ये आपका फॉर्मेट है। ठीक है, तो सबसे पहले O1, O1 ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कुछ है नहीं, केवल एक ही ट्रांजैक्शन है, तो मैं सीधा सीधा यहीं पे कर देता हूँ, 80,000 माइनस 60,000, कितना हो जाता है ये आता है 20,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हमारे पास है, कितना है, 20,000। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम O2 पे। O2 में क्या है, O2 आपका है नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हैं कि हम प्लस कर रहे हैं। O2 में क्या क्या दिख रहा है, O2 में एक ये है, एक ये है, और दोनों को हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा एड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आपका डेप्रिसिएशन है, कितना, 10,000। ठीक है, और अमोर्टाइजेशन है 8,000। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, देखिए डेप्रिसिएशन 10,000, ठीक है, और यहाँ पे अमोर्टाइजेशन कितना है, 8,000। ये दोनों का टोटल यहाँ पे लिख दिया, 18,000 हो जाता है आपका 38,000। ठीक है, O2 में और कुछ भी नहीं है। एक मिनट, मैं पेन का कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। देखिए ये हो गया, ये O2 हो गया, और ये आपका ये O2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो डन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 38,000 आ गया, ये आ गया, जो 38,000 दिख रहा है ना, ये है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर
बताइए वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आ गया 38,000। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हमको O3 पे आना है। तो O3 में क्या होता है आपका, यहाँ पे प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, देख लीजिए ये प्लस हो रहा है। O3 में ये भी प्लस हो रहा है, दो जगह प्लस हो रहा है, और माइनस 1 2 3। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड, है ना, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो किस किस को ऐड करना है देख लो एक बार। ट्रेड रिसीवेबल्स है ना, इसको हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स है ना, ये आपका O1 था, ये आपका O2 है, और ये अब आप देख रहे हैं O3। तो ट्रेड रिसीवेबल्स आपका जो है ये देख सकते हैं आप 6,000 से कम हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ। तो ये 6,000 मैंने प्लस किया। फिर आ जाओ आप O3 प्लस क्या करना है, ये प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 1,000। तो ये हो गया आपका 7,000, टोटल हो जाता है 45,000। ठीक है, उसके बाद आइए, ये प्लस वाला हो गया O3, और ये O3 भी हो गया। अब O3 में आपके पास है ये और ये, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आता है इसमें, लेस में क्या आता है बताइए, लेस में आता है डिक्रीज इन करंट एसेट की बजाय इंक्रीज, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, हाँ, अब इसमें क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाओ आप इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन्वेंट्रीज। कितना है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज है 20,000। ठीक है ना, 20,000 इन्वेंट्रीज आप देख सकते हैं। तो इन्वेंट्रीज 20,000, ये माइनस है, तो ये मैं माइनस ही लिख रहा हूँ। फिर आ जाइए आउटस्टैंडिंग रेंट 9,000, आउटस्टैंडिंग रेंट ये लीजिए 9,000। और फिर आ रहा है आपका ट्रेड पेबल 6,000, ट्रेड पेबल्स माइनस 6,000। तो टोटल कितना हो जाएगा 29, एंड ये हो जाएगा 35,000। ठीक है ना, 35, 29 प्लस 6 35, तो 35,000 ये माइनस किया हमने। ठीक है, तो 45 माइनस 35 कितना आएगा, 10,000 बस। तो ये आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आया समझ में। ठीक है, तो ये इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा। मैं हर क्वेश्चन में इस तरीके से फॉर्मेट नहीं बनाने वाला हूँ, नहीं तो वो फिर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, मगर आपने प्रैक्टिस करना है, इसीलिए आपको बार बार इस तरह का फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, तो चलो कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके TS ग्रेवाल के ही हैं। ठीक है, कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो पहले मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, मेरे से कोशिश करेंगे, पहले आप बताएंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो ये तो आफ्टर दिया हुआ है, हमको बिफोर निकालना है, तो उसमें ये O1 आपके काम में आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स ध्यान रहे ये इस साल का हमने प्रोविजन बनाया है, मतलब ये अज्यूम करते अनुमान लगाते हैं कि इतना लगभग लगभग हमारा टैक्स बनेगा।
और यदि इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो हम ये भी मान लेते हैं कि इतना ही टैक्स हमने दिया भी होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि प्रोविजन फॉर द टैक्स हमने जितना इस साल बनाया है, अगर इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो हम मानते हैं कि इतना ही प्रोविजन हमने पे भी किया होगा, ये हम मानते हैं। ठीक है, तो ये आपका अभी मैं फिलहाल केवल और केवल O1 में लिख रहा हूँ। यदि इसके अलावा टैक्स पेड के बारे में कोई जानकारी नहीं दी होगी तो इसको मैं आखिरी में भी लिखूंगा। आखिरी में मतलब O1 में तो लिखा, O2, O3, O3 में हम फिर से क्या करते हैं, टैक्स पेड माइनस करते हैं, रिफंड ऑफ टैक्स को प्लस करते हैं। तो अगर टैक्स पेड अलग से नहीं दिया होगा तो इसको मैं कहाँ लिखूंगा, ऑपरेटिंग के एंड में लिखूंगा। मतलब मैं इसको बोलता हूँ वैसे OE, OE मतलब ऑपरेटिंग के एंड में जाके इसको फिर से हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, वो देखेंगे आगे हम। तो फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये डिविडेंड पे किया है यदि हमने इस साल, तो पिछले साल क्या किया होगा, एजीएम में अप्रूव किया होगा, तो ये भी आपका O1 में अपीयर होगा। डेप्रिसिएशन किधर अपीयर होता है, O2 में। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी याद होगा, डेल, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट एंड लॉस, तो ये भी आपका अपीयर होगा O2 में। पेटेंट अमोर्टाइजेशन भी O2 में। ये प्रॉफिट हुआ तो ये भी किधर आता है, O2 में। इनकम टैक्स रिफंड ये आपका आता है O1 में। अभी ध्यान रहे कि ये रिफंड जो आपको मिला है डेफिनेटली OE में भी अपीयर होगा। OE मतलब O3 के बाद जो आखिरी में हम माइनस कर देते, O3 भी लिख सकते हो इसको आप। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स भी OE में अपीयर होगा। क्यों, क्योंकि हम मानेंगे कि इतना ही हमने टैक्स पे भी किया है। तो चलिए फटाफट एक बार करके देख लेते हैं। तो 2,15,000 ये आपका सबसे पहले मैंने लिखा। उसके बाद O1 में ही और क्या आएगा आपका 45,000। ठीक है, O1 में फाइनल डिविडेंड पेड दिया है 50,000, ये भी मैंने लिख दिया O1। O1 में आपका फिर रिफंड आया है, इससे मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा, कितना, 30,000। ये लो, ये माइनस किया। ठीक है, तो O1 1 2 3 4 ये हो गया। ये आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये बकायदा आप फॉर्मेट में करेंगे 45 50 माइनस 30,000, तो ये आ जाता है 2,80,000। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। इसके बाद मैं क्या करूँगा इसमें, अब यहाँ पे O2 हम ले आते हैं, तो यहीं पे लिख देता हूँ। चलो मैं 2,80,000 था। अब O2 यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। O2 में और क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है 10,000, ये भी मैंने ऐड कर दिया। पेटेंट है 30,000, ये भी मैंने ऐड कर दिया। प्रॉफिट है 70,000, ये मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो कितना, 280 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 30 माइनस 70,000, ये आ जाता है 2,75,000। और फाइनली O3 जब हम बनाएंगे तो उसमें ये आप देख सकते हैं प्रोविजन, और कुछ O3 में है नहीं, ये केवल है इनकम टैक्स रिफंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। तो 45,000 हमने अनुमान लगाया और हम मानते हैं कि इतना ही टैक्स हमने दे भी दिया होगा। तो 45,000 हमने पे कर दिया और ये रिफंड आया हमारे पास 30,000 का। तो अल्टीमेटली 275 माइनस 45 230 प्लस 30 हो जाता है 2,60,000। तो ये आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको फॉर्मेट में प्रॉपर मैनर में करना है, जैसे कि मैंने आपको अभी करके बताया था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 7 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स, ये सब कंसिडर करने के बाद है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, किधर आता है, O2। गुडविल अमोर्टाइज्ड O2। प्रॉफिट है O2। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टूवर्ड्स जनरल रिजर्व, रिजर्व वगैरह बनाए हैं, ये O1 में आता है ना। O1 में क्या क्या आता है, रिजर्व, डिविडेंड, टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स।
फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, ये O3 O3 O3, ठीक है। एक एक करके देख लेते हैं। ये 40,000 आपका डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैं काम करता हूँ, ये 7 लाख ले लिया, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं O1 लेता हूँ, तो O1 60,000 है, तो ये आपका आ जाएगा 7 लाख एंड 60,000, क्या आ गया, ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हो गया। अब क्या है, अब आ जाते हैं हम O2 में। O2 में आपका डेप्रीसिएशन 40,000 ऐड कर देंगे, ठीक है। ये प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे आप। ये 20,000 आपका अमोर्टाइजेशन है, इसको भी मैंने प्लस कर दिया। और उसके बाद है सेल ऑफ लैंड है, इसमें आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, इसको मैं माइनस कर दूंगा, तो 90,000 ये मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये आ जाएगा आपका 7,30,000, ठीक है। क्या है ये, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हाँ, अब यहाँ पे आ जाओ आप, ये आपका करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी है, तो आप ये लिख लो डेल, ठीक है। इसको क्या करना है, प्लस, और माइनस किसको करना है, डिक्रीज की जगह इंक्रीज, ADL, ठीक है। चलो सबसे पहले ट्रेड पेबल्स देख लो आप। यहाँ पे ट्रेड पेबल्स हमारा 75 था, अभी 50 हो गया है। करंट लायबिलिटी कम हो गई है, करंट लायबिलिटी कम हो गई है, तो क्या करेंगे, माइनस कितना, 25,000, ठीक है ना। डिक्रीज इन लायबिलिटी माइनस करते हैं। ये 60,000 था, 75 हो गया है, करंट एसेट है, करंट एसेट बढ़ रहा है, करंट एसेट बढ़ता है तो माइनस करते हैं, कितना, 15,000। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस, 18,000 था, अभी क्या हो गया है, 10,000 हो गया है। तो आपका प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट होता है, तो ये डिक्रीज इन एसेट को प्लस कर देंगे, कितना, 8,000, ठीक है। तो ये 25 माइनस किया, 15 माइनस किया, और 8 प्लस किया, ठीक है। तो आ रहा है 698। एक बार आंसर देख लें हम, सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही है, 6,98,000, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन खुद से प्रॉपर फॉर्मेट बना के आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, बाय बाय।